हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होगा। आज की डेट है 31 मई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 28 में, ऑप्शन बी 29 में, ऑप्शन सी 30 में, ऑप्शन डी 31 में। देखिए, प्रतिवर्ष जो है 28 मई को एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस का आयोजन किया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन स्थित एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 28 मई 1961 को पीटर वेंसन नामक एक ब्रिटिश वकील द्वारा की गई थी। इस संगठन का प्राथमिक लक्ष्य मानवाधिकार की रक्षा और उनकी वकालत करना है। पीटर वेंसन ने एक आंदोलन के रूप में इस संगठन की स्थापना मुख्य तौर पर दुनिया भर में उन कैदियों को रिहा करने के उद्देश्य से की थी जिन्हें अपनी राजनीतिक, धार्मिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष मान्यताओं की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए जेल में कैद किया गया हो, भले ही उन्होंने न कभी हिंसा का इस्तेमाल किया हो और न ही इसकी वकालत की हो। संगठन को 1977 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार और 1978 में मानवाधिकार के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 28 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व भर में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 28 में, ऑप्शन बी 29 में, ऑप्शन सी 30 में, ऑप्शन डी 31 में। देखिए, प्रतिवर्ष जो है 28 मई को विश्व भर में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस की शुरुआत जो है वो जर्मनी स्थित एक गैर सरकारी संगठन वॉस यूनाइटेड द्वारा 2013 में की गई थी। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस एक वैश्विक अभियान है जो विश्व भर की महिलाओं और लड़कियों के लिए एक बेहतर मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए गैर लाभकारी संस्थाओं, सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र और मीडिया आदि को एक साथ मंच पर लाता है। इस दिवस का प्राथमिक लक्ष्य मासिक धर्म स्वच्छता के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देना और मासिक धर्म से संबंधित नकारात्मक धारणाओं को समाप्त करना है। भारत में यूनिसेफ द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में अपर्याप्त जागरूकता के कारण 23% लड़कियां मासिक धर्म शुरू होने के बाद स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 28 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से देश ने पहली बार लगभग एक सदी पूर्व नामीबिया में हेरोरा और नामा लोगों के विरुद्ध नरसंहार में अपनी भूमिका को स्वीकार किया है और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र को 1 अरब यूरो से अधिक की वित्तीय सहायता का भी वादा किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जर्मनी। देखिए, जर्मनी ने पहली बार लगभग एक सदी पूर्व अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान वर्तमान नामीबिया में हेरोरा और नामा लोगों के विरुद्ध नरसंहार में अपनी भूमिका को स्वीकार किया है और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र को 1 अरब यूरो से अधिक की वित्तीय सहायता का भी वादा किया है। वर्ष 1904 और 1908 के बीच जब हेरो और नामा जनजातियों के लोगों द्वारा जर्मन औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह किया गया तो औपनिवेशिक शासकों ने 1000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मार डाला था। उस समय इस क्षेत्र को जर्मन दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के रूप में जाना जाता था। आगामी 3 वर्षों में हजारों नामा और हेरोरा पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों को मार दिया गया और कई लोगों को कई कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया एवं उन्हें जबरन श्रम के लिए इस्तेमाल किया गया। जर्मनी ने वर्ष 1915 तक इस क्षेत्र पर शासन करना जारी रखा, जिसके बाद यह क्षेत्र जो है दक्षिण अफ्रीका के नियंत्रण में आ गया और अंततः 1990 में नामीबिया को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेपाल द्वारा प्रतिवर्ष कब माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए 28 में, ऑप्शन बी 29 में, ऑप्शन सी 30 में, ऑप्शन डी 31 में। देखिए, नेपाल द्वारा प्रतिवर्ष जो है वो 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के पर्वतारोही एडमंड हिलेरी और उनके तिब्बती गाइड तेंजिंग नोर्गे द्वारा पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई थी। इस पर्वत को तिब्बत में चोमोलुंगमा और नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस जो है नेपाल के पर्वतीय पर्यटन को बढ़ावा देने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित तकरीबन 8,848 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है जिसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है। इसकी वर्तमान आधिकारिक ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत K2 से 200 मीटर अधिक है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 29 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है कि टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा करने का समय प्रति वाहन कितने सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 15 सेकंड, ऑप्शन बी 20 सेकंड, ऑप्शन सी 10 सेकंड, ऑप्शन डी 22 सेकंड। देखिए, टोल प्लाजा पर वाहनों के सुगम और तेज आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल प्लाजा पर सबसे व्यस्त समय के दौरान सर्विस टाइम प्रति वाहन 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एनएचएआई के नए दिशा निर्देश टोल प्लाजा पर वाहनों को 100 मीटर से ज्यादा लंबी कतार में लगने से रोककर यातायात की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करेंगे। हालांकि 100% फास्टैग अनिवार्य होने के बाद अधिकांश टोल प्लाजा पर कोई वेटिंग टाइम नहीं है। फिर भी अगर किसी वजह से इंतजार करने वाले वाहनों की लंबाई 100 मीटर से ज्यादा होती है तो वाहनों को बगैर टोल का भुगतान किए गुजरने की छूट दी जाएगी, जब तक वाहनों की लाइन टोल बूथ से 100 मीटर के दायरे में नहीं आ जाती है। इसके लिए प्रत्येक टोल लेन में टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर एक पीली लाइन खींची जाएगी। ये टोल प्लाजा ऑपरेटर्स की जवाबदेही की भावना को और अधिक मजबूत करने के लिए है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 9। देखिए, हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की संभावित सूची में भारत के 6 स्थानों को शामिल किया है। भारत सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल कराने के लिए देश के 9 स्थानों का नाम भेजा गया था, जिसमें से जो है 6 स्थानों को स्वीकृति मिली है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भारत के वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ा घाट, महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर और कर्नाटक के हीरे बेनाकल को जगह मिली है। 2019 की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी स्थान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए पहले उसे संभावित स्थलों की सूची में शामिल किया जाता है। इस गाइडलाइन के बाद यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में अब तक भारत के जो है 48 स्थान को शामिल किया गया है। दुनिया भर में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत 6वें स्थान पर आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 को 25 फरवरी 2021 को अधिसूचित किया था। इन्हें लागू करने के लिए भारत सरकार ने कितने महीने का समय दिया था। ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 4 महीने, ऑप्शन सी 5 महीने, ऑप्शन डी 6 महीने। देखिए, भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 को 25 फरवरी 2021 को अधिसूचित किया है। इन्हें लागू करने के लिए भारत सरकार ने 3 महीने का समय दिया था। यह डेडलाइन जो है आपका 25 मई 2021 को खत्म हो गई है। इसी के चलते हाल ही में उक्त नियमों के तहत गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप समेत 7 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपने चीफ कॉम्प्लायंस अफसर, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन और रेजिमेंट ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति की जानकारी भारत सरकार को सौंप दी है। अब तक गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, क्रू, शेयरचैट, टेलीग्राम और लिंक्डइन ने सरकार की नई पॉलिसी के तहत पूरी जानकारी भेजी है। कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भारत सरकार की उक्त नीति को लेकर चिंता भी जाहिर की है। उनके मुताबिक इससे भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3 महीने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी और पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5वां। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का जो है 3रा संस्करण लॉन्च किया है। इससे भारत में आयुष को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। ACCR पोर्टल आयुष चिकित्सकों और आम जनता दोनों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा जहां विभिन्न सुविधाएं मौजूद होगी। इस पोर्टल का उद्देश्य आयुष चिकित्सा से संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त क्लिनिकल परिणामों के हवाले से इसकी सूचना को बड़े पैमाने पर इकट्ठा करना है। आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण में भी यह भी शामिल किया जाएगा कि आयुष 64 और बकासूर कुडिनीर दवाओं सहित चुनी हुई आयुष औषधियों के लक्षण रहित हल्के और कम गंभीर कोविड मामलों के उपचार में क्या भूमिका रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3।
तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले मध्याह्न भोजन योजना के लाभार्थी प्रत्येक बच्चे को लगभग कितने रुपए देने का फैसला किया गया है? ऑप्शन ए 200 रुपये, ऑप्शन बी 300 रुपये, ऑप्शन सी 100 रुपये, ऑप्शन डी 400 रुपये। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले मध्याह्न भोजन योजना के लाभार्थी प्रत्येक बच्चे को लगभग 100 रुपये देने का फैसला किया गया है। इस प्रकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1200 करोड़ की कुल राशि 11.8 करोड़ बच्चों के लिए एक मुफ्त भुगतान के रूप में प्रदान की जाएगी। यह राशि मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाना पकाने के लागत घटक से दी जाएगी। वर्ष 2021-22 में खाना पकाने की लागत मध्याह्न भोजन योजना के लिए केंद्रीय आवंटन का सबसे बड़ा घटक है। इसमें दालों, सब्जियों, खाना पकाने का तेल, नमक और मसालों जैसी सामग्री की कीमतों को शामिल किया गया है। कुछ जगहों पर बच्चों को मिड डे मील अर्थात मध्याह्न भोजन के बदले नगद राशि तथा कुछ स्थानों पर शुष्क राशन दिया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 100 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जयंती आर्कोनोसिस साइसोर वर्ग के अंतर्गत चिन्हित कौन से कीट की 12वीं उपवर्ग या प्रजाति घोषित की गई है? सॉरी, कीट को होगा, ठीक है। कौन से कीट को 12वीं उपवर्ग या प्रजाति घोषित किया गया है? ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी झींगुर, ऑप्शन सी तिलचट्टे, ऑप्शन डी घोंघा। देखिए, जयंती आर्कोनोमिस साइसोर वर्ग के अंतर्गत चिन्हित झींगुर को 12वीं उपवर्ग या प्रजाति घोषित की गई है। झींगुर की इस प्रजाति को प्राणी विज्ञानियों की एक टीम द्वारा छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में अप्रैल 2021 में खोजा गया था। इस प्रजाति का नामकरण देश के प्रमुख गुफा अन्वेषकों में से एक प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर किया गया है। प्रोफेसर जयंत ने इस प्रजाति को खोजने में वैज्ञानिकों के दल की काफी सहायता की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस नई जयंती प्रजाति में नर झींगुर ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और उनकी मादा झींगुरों के कान नहीं होते हैं। वर्ष 1878 में एक स्विस कीट विज्ञानी हेनरी लुई फ्रेडरिक डी साइसोर द्वारा मकड़ियों के समान दिखने वाले झींगुरों के वर्ग को आर्कोनोमिमस नाम दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा झींगुर। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।